हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत है अपने खुद के YouTube चैनल पर और मेरा नाम है पिंकी। इस कहानी को सिर्फ एक कहानी समझकर मत सुनिए। कुछ कहानियाँ बस कहानियाँ होती हैं, लेकिन कुछ कहानियाँ किसी की जिंदगी का एक दर्दनाक सच भी होती है। क्या पता ये भी किसी माँ की, किसी बेटे की वही अधूरी कहानी हो जिसे कभी सुना नहीं गया, जिसे कभी समझा नहीं गया। आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक किस्सा नहीं, वो एक एहसास है, एक चीख है, एक साया है जो कभी किसी ने अपनी ज़िंदगी में उतार लिया था और आज भी कहीं जिंदा है। अगर आपकी मुझे आज भी वो दिन याद है जैसे कल की ही बात हो। मैं कविता, एक सिंगल माँ। मेरी पूरी दुनिया मेरा बेटा आर्यन 7 साल का है, चुलबुला, प्यारा, शरारती और सबसे ज़्यादा माँ का लाडला। हर दिन की तरह सब कुछ नॉर्मल था। मैंने जैसे हमेशा की तरह उसका यूनिफॉर्म तैयार किया, टिफ़िन लगाया, उसके टिफ़िन में उसकी फेवरेट आलू टमाटर की सब्जी और रोटी रखी। निकलते वक्त उसके माथे पे तिलक लगाया और उसके बालों में प्यार से हाथ फिराते हुए बोला, सीधा घर आना, मस्ती मत करना, ठीक है? उसने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया, हाँ माँ, और भागता हुआ निकल गया। दोपहर 1-1:30 बजे मेरे फ़ोन पर आर्यन के स्कूल से कॉल आया। उनकी आवाज़ में घबराहट थी। मम्मा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ जल्दी आ जाओ। मेरे पैरों तले तो ज़मीन ही खिसक गई कि क्या हुआ आर्यन को। मैं तुरंत चाबियां उठाई, बिल्डिंग के नीचे खड़ी ऑटो में बैठ गई। 10 मिनट में बस जल्दी से स्कूल पहुंच गई। आर्यन बेटा बेटा काँप रहा था, उसका चेहरा दर्द था। मैंने बिना कुछ सोचे बस उसे गोद में उठाया और बोला, ऑटो, सीधा हॉस्पिटल चलो, जल्दी। हम लोग पहुंच गए सीधे सिविल सिटी हॉस्पिटल, एक पुराना सा गवर्नमेंट हॉस्पिटल जहां की दीवारों पे सफ़ेद पुरानी पड़ चुकी है। हवा में एक अजीब सी उदासी। आर्यन मेरे से चिपका हुआ था, दर्द से कांप रहा था। रिसेप्शन पे एक नर्स थी। उसने हमें देखते ही कहा, अगर आपको इमरजेंसी में दिखाना है तो वार्ड नंबर 9 में ले जाइए, वहीं पे डॉक्टर मिल जाएंगी। मैंने आर्यन को गोद में उठाया और वार्ड नंबर 9 में पहुंची। वार्ड नंबर 9 एक ठंडा सा कॉरिडोर, ट्यूबलाइट का हल्का फुल्का चमक और एक अजीब सी बदबू, जैसे पुरानी चादर, दवाइयाँ या फिर कुछ और। कुछ समझ नहीं पाई मैं। वार्ड के एक कोने में एक पुराना सा बेड था। उस बेड पर एक चादर बिछी थी, लेकिन वो चादर कुछ जली हुई सी थी और वहाँ कोई था। एक औरत, उसका चेहरा आधा जला हुआ, बालों का एक ढीला उलझा हुआ सा गुच्छा उसके कंधे पे लटक रहा था। आंखों में गुस्से और जलन की मिलीजुली सी। उसने आर्यन को घूर के देखा, फिर अपनी बैठी बैठी उंगली से इशारा किया और बोली, आर्यन, आर्यन आजा, तू मेरा है। आर्यन ने तुरंत अपने हाथ मेरी कमर के चारों तरफ लपेट लिए और डर के मारे मेरे पीछे छुप गया। मैंने पलट के देखा और सीधा भागती हुई वापस रिसेप्शन पे पहुंची आर्यन को लेकर। नर्स को बोली, यहाँ कौन बैठा है वार्ड नंबर 9 में? कौन है वो औरत? नर्स ने हैरानी से कहा, मैडम क्या? कोई नहीं बैठा। आपको जिस डॉक्टर से मिलना था वो तो आज आई ही नहीं। आप किससे मिल के आई हैं? डॉक्टर कविता ने पूछा। फिर वो औरत कौन थी? नर्स बोली, अरे आप किस औरत की बात कर रही हैं, समझी नहीं। कविता बोली, उसका चेहरा आधा जला हुआ। नर्स डर से कांप गई और बोली, मैम, हॉस्पिटल में शॉर्ट सर्किट की वजह से कुछ समय पहले यहाँ पे आग लग गई थी और एक औरत जो कि प्रेग्नेंट थी, उसकी मौत हो गई थी। मेरा शरीर एक पल में ठंडा पड़ गया। मैंने कुछ नहीं कहा,
और आर्यन को गले से लगाकर वापस ऑटो में बैठ गई। घर आ गई। उस रात आर्यन ने आंखें बंद तक नहीं की। उसका बदन बुखार से तप रहा था। रात को 2 बजे उसने चीख कर मुझसे कहा, मम्मा मम्मा वो मुझे ले जा रही है मम्मा, उसने कहा है मैं उसका हूँ। मैंने उसके सर पे अपने गोद में रख कर के पूरी रात झूला झुलाती रही और बोलती रही, नहीं बेटा मम्मा यही है, कोई नहीं ले जाएगा तुम्हें। पर यह तो बस शुरुआत थी। अगले कुछ दिनों में आर्यन पूरी तरह बदल गया। वो चुप रहने लगा। पहले जहाँ वो कार्टून्स देखता, अब बस चुपचाप खिड़की की तरफ देखते हुए बैठ जाता। कभी कभी एक कोने में बैठे बैठे कुछ बड़बड़ाता रहता, बातें करता रहता। उसकी हंसी जैसे नहीं थी, उसमें एक औरत की हंसी भी शामिल हो गई थी। एक दिन मैंने उससे पूछा, आर्यन किससे बात कर रहे हो? उसने सिर्फ इतना कहा कि वो मेरी माँ बनेगी। उस रात मैंने अपनी माँ को फ़ोन किया, माँ कुछ गलत हो रहा है, आर्यन कुछ अलग सा बन गया है। माँ यानी कि आर्यन की दादी, वो बोली, बेटा तुझे उसे अब लेकर कुलदेवी के मंदिर जाना चाहिए, उनकी कृपा से ही कुछ हो पाएगा। मुझे ये कुछ छोटी बात नहीं लग रही। मैं अब भी थोड़ा शक में थी, पर उस रात बस आर्यन रोता रहा, माँ वो मुझे ले जाना चाहती है, माँ वो मुझे ले जाना चाहती है। मैं डर से कांप गई कि नहीं, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। सुबह सवेरे ही मैंने बस अपने घर के मंदिर में एक दिया जलाकर आर्यन के लिए प्रार्थना की और अपने बच्चे को सीधे गांव ले गई। कुलदेवी के मंदिर हमारा पुरखों का मंदिर था। गांव के मंदिर में थोड़ा जंगल के पास था। वहाँ की मिट्टी भी मुझे कुछ अजीब सी लगी, कुछ भारी सी। आर्यन पूरे रास्ते बस चुपचाप था। गाड़ी के शीशे बाहर देखता रहा। कभी कभी उसकी आंखें एक जगह ठहर जाती, जैसे कोई उससे बुला रहा हो। मैं उसे लेकर सीधे कुलदेवी के मंदिर पहुंची। मंदिर में आरती का समय था और बहुत लोग भी थे। मैं भी वहीं जाकर आर्यन को लेके खड़ी हो गई कि अभी जाके पंडित जी से मिलूंगी। पर जैसे ही आरती खत्म हुई, पंडित जी ने जैसे ही आर्यन को देखा, उन्होंने बिना कुछ पूछे मुझे मंदिर के अंदर बुला लिया। पंडित जी ने गंभीर आवाज में कहा, बेटा इस बच्चे की आंखें कुछ कह रही हैं, क्या हुआ? कविता रो पड़ी। उसने सब बताया। पंडित जी ने बोला, इस पर किसी शक्ति का असर है जो इंसान से ज़्यादा जिद्दी है। तुम्हारे शहर के उस हॉस्पिटल का नाम क्या था वैसे? मैंने धीरे से कहा, सिटी सिविल हॉस्पिटल, वार्ड नंबर 9। पंडित जी ने थोड़ा झिझक के साथ कहा, वहाँ पहले एक औरत को जिंदा जला दिया गया था उस आईसीयू के बेड पे। कुछ लोग कहते हैं उसकी आत्मा अभी भी किसी बच्चे की तलाश में है। कविता बोली कि नर्स ने तो कुछ और ही कहा था। पंडित जी बोले कि कुछ काली सच्चाइयाँ दबी रहे तो ही अच्छा है, तुम आर्यन को संभालो। मेरा गला सूख गया। मैं बस आर्यन को पकड़ के खड़ी हो गई। पंडित जी ने कहा, तुम्हें तैयार रहना होगा, उतारा करना पड़ेगा। शायद एक बार में ना हो, लेकिन आज से ही शुरू करते हैं। पंडित जी ने हल्दी कुमकुम की एक छोटी सी चौकी बनाई, आर्यन को उस पर बैठाया। चारों तरफ नीम के पत्ते बिछाए गए, बीच में गंगा जल की बताशे रखे गए, कपूर जलाया गया। जैसे ही पंडित जी ने मंत्र जपने शुरू किए, आर्यन का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें बंद की और जब खोली तो बिल्कुल सफ़ेद, और उसके हाथ पांव खुद ब खुद कांपने लगे। पंडित जी ने धीरे से पूछा, कौन है तू, क्या चाहती है? आर्यन के मुंह से आवाज़ आई, लेकिन वो आवाज़ आर्यन की नहीं थी, एक औरत की थी, हल्की सी, बुझी बुझी, दबी दबी सी। और वो बस एक बात कही जा रही थी, वो मेरा है, मैं उसकी हकदार हूँ, मुझे मत रोको। पंडित जी ने
चौंक के मुझे देखा और कहा, यह आत्मा प्यार नहीं बदला चाहती है। इसने अपने बच्चे को खोया है। ये उसी दर्द में किसी नई जान से चिपक गई। जब तक इसे मुक्ति नहीं मिलती, यह आर्यन को छोड़ने वाली नहीं है। पंडित जी ने आर्यन के माथे पर गंगाजल लगाया और मंत्र तेज कर दिए। उस वक्त आर्यन जोर जोर से चीखने लगा, मम्मा, मुझे उसके पास जाना है। मम्मा, वो मुझे बुला रही है। वो मुझे अपना कह रही है। मैं चीख पड़ी, नहीं आर्यन, नहीं, वो तुम्हारी माँ नहीं है, मैं हूँ, बस मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैंने उसके पैरों को पकड़कर जोर जोर से झूला झुला रही थी, जैसे मैं उसकी रूह में अंदर फंस गई हूँ। मंत्र चलते रहे, कपूर जलता रहा, हवाएं तेज हो गई। एक वक्त ऐसा आया जब आर्यन का शरीर बिल्कुल शांत हो गया। पंडित जी ने आखिरी मंत्र बोलते और खींचते हुए कहा, बस आज का उतारा हुआ। अब देखा जाएगा अगले 3 दिन में क्या होता है। पर ये साया अब कमज़ोर हुआ है। मैं आर्यन को गोद में उठाया और पीछे मुड़कर मंदिर को देखा। वहाँ अब सब कुछ शांत था। ना कोई रोशनी चमकी, ना कोई देवी प्रकट हुई। बस मिट्टी से उठती एक हल्की ठंडी सी सुगंध। वो मुझे समझा रही थी कि जंग अभी भी चल रही है, लेकिन मैं अकेली नहीं हूँ। उस रात आर्यन पहली बार ठीक से नींद ली। उसने सपना नहीं देखा। अगला दिन, अगला हफ्ता, अगला साल सब नॉर्मल था। पर अमावस की हर रात मैं अब एक दिया मंदिर के कोने में जलाती हूँ, क्योंकि पंडित जी ने कहा था, डायन चली गई हो या रुक गई हो, ये तो समय बताएगा। तुम बस रोशनी जलाते रहना, बाकी सब ठीक हो जाएगा। आज भी जब आर्यन हॉस्पिटल का नाम सुनता है तो थरथरा के कांप जाता है। और मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अगर उस दिन मैं उस वार्ड में ज़्यादा देर रुक जाती तो शायद आर्यन सिर्फ मेरा बेटा नहीं रहता। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताइए, लाइक कीजिए और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ऐसी कहानी आपके लिए लाती रहूँगी। हर हर महादेव।